राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ पल्लवी सिंह, जो कि सेलिब्रिटीज़ को हिंदी सिखाती हैं। पल्लवी सिंह एक युवा हिंदी ट्यूटर जो सेलिब्रिटीज और विदेशी मेहमानों का हिंदी से कराती हैं दोस्ताना। पल्लवी सिंह ने हिंदी सिखाने का अपना एक अलग तरीका इजाद किया है जो सीखने की तमन्ना रखने वालों के लिए बेहद मुफीद है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी पल्लवी सिंह का जन्म 8 जनवरी 1991 को दिल्ली में हुआ। बतौर इंजीनियर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के बजाय पल्लवी सिंह ने अपने हिंदी प्रेम को ही बनाया अपना करियर। What I'm talking about today is how language affects the extent of how much you are included or excluded out of a society. So when you talk about social inclusion, what do you mostly understand by it? It's how I am to an extent included in certain parts of the society. स्कूल के जमाने में हिंदी के लिए पनपा प्यार पल्लवी सिंह के साथ इस तरह बना रहा कि आगे चलकर जब वो मुंबई के सोफाया कॉलेज से साइकोलॉजी में एमए करने लगी तो उन्होंने एक डायनामिक और इनोवेटिव पद्धति से उन लोगों को हिंदी सिखाने की सोची जो इसे जल्द से जल्द सीखकर व्यावहारिक अड़चनों से मुक्ति पा लेना चाहते हैं। अपने क्लाइंट्स की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर पल्लवी सिंह ने छोटी अवधि के कस्टमाइज कोर्सेज डिवाइस किए हैं और उनका दावा है कि वो किसी विदेशी या हिंदी न जानने वाले को महज कुछ ही घंटों में आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली हिंदी तो सिखा ही सकती हैं। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स पर अलग अलग टाइमिंग है, तो मेरा स्टूडेंट और मैं दोनों हम अलग अलग टाइमिंग उठाएंगे और बताएंगे हिंदी में। जैसे शुक्रवार सुबह 9 बजे ट्रेन है लंदन को। अब ये वाक्य बोलने में इतने जो हिंदी का जो सोचने की जो क्षमता लगेगी, तो 5 मिनट तकरीबन जाएंगे उसको सोचने में कि ये इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊं। ऐसे ही बाकी कार्ड्स हैं, उन पर अलग अलग टाइमिंग है और वो आपको हिंदी में समझाना है। पल्लवी सिंह से हिंदी सीखने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें शामिल हैं कई विदेशी डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स, मॉडल, सिंगर, टूरिस्ट, सेलिब्रिटीज, लेखक विलियम डेलरिम्पल और विदेश से ही भारत में आई जानी मानी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। देश में जहां कुछ हिंदी भाषी खुद हिंदी इस्तेमाल करने में शर्माते हैं, वहां पल्लवी सिंह ने इतनी कम उम्र में अपने काम से हिंदी के उन्नयन में एक मिसाल कायम की है। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी प्रोग्राम में। थैंक यू, बुलाने के लिए थैंक यू, यहाँ बिठाने के लिए थैंक यू, सवाल पूछने के लिए थैंक यू। ये बताइए, थोड़ा सा जल्दी ये बताइएगा कि ये जो सफ़र है आपका, मतलब दिल्ली से मुंबई तक का, और उसमें भी ये तय करना कि आप वहाँ मुंबई पहुँचकर हिंदी सिखाएंगी, और वो भी हिंदी इस तरह नहीं कि करिकुलम के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए किन्हीं कक्षाओं को आप हिंदी पढ़ाएंगी, बल्कि बिल्कुल अलग तरह के क्लाइंटेल के लिए हिंदी पढ़ाएंगी जी। ये सफ़र आपका कैसा है? ये बहुत ही लंबा और छोटा और मुश्किलों भरा मैं कहूँगी, क्योंकि देखने से आज लगता है कि हाँ अच्छा ये पढ़ा रही है, इतने क्लाइंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ काम करती है। लेकिन जब शुरुआत की थी तो बहुत मतलब मुश्किल होती थी एक क्लाइंट को या 2 क्लाइंट्स को लेने के लिए। तो कॉलेज होता था, सोफाया कॉलेज में मैं थी बॉम्बे में, तो कॉलेज के बाद लेक्चर्स के बाद मैं क्लास के लिए जाती थी और फिर वही अगले दिन
तो वो काफ़ी सालों तक किया, ताकि एक लोगों में ट्रस्ट या भरोसा बैठे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक लड़की है, ये ईमानदारी से काम करती है, इसका काम अच्छा है। तो वो उस चीज़ को लाने में थोड़े साल लग गए। आप पैदा कहाँ हुई और आपकी दिल्ली जो में। स्कूलिंग कहाँ हुई, और उस ज़माने में जब स्कूल में आप पढ़ रही थी तो आपको क्या करने का इरादा था ज़िंदगी में? मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं यहीं थी एक स्कूल में, आनंद विहार में। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे बड़े होकर ये बनना है या वो बनना है, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं था या इतनी कोई जानकारी नहीं थी कि क्या क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कोर्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं का कोई एज सच कोई आइडिया नहीं था। तो एक बहुत ही मतलब जैसे जो 10th की क्लास होती है, आप 10th पास करते हैं, उसके बाद आपके जो नंबर आते हैं उसके बेस पे आप या तो साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। तो कोई ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था कि अच्छा आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। स्कूल गए, नंबर थे उतने साइंस वाले, तो लिस्ट में नाम लगा हुआ था साइंस में, जाके साइंस में एडमिशन ले लिया। तो ऐसा कोई स्ट्रीमलाइंड विजन नहीं था कि मुझे ये करना है। तो ये जो हिंदी का जो सिखाने का जो आया, ये आई थिंक क्योंकि मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा किया है 2 साल का भारतीय विद्या भवन से, तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई शायद मेरे साथ होता जो मेरे साथ फ्रेंच में 15-20 मिनट बात कर ले बस, तो मेरी फ्रेंच काफ़ी सुधर जाती। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला कभी, क्योंकि वहाँ पे हफ्ते में 2 घंटे के लिए आप जाएंगे, क्लास करेंगे और वापस आ जाएंगे, और 4-5 महीने बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो वो मुझे थोड़ा लगा रूडिमेंट्री कि जाना मतलब सेट बाय सेट। तो मुझे लगा अगर वो अगर मैं हिंदी के लिए दे पाऊँ किसी को, तो वो क्या बाड़ा है मतलब। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर सफाया कॉलेज आप कैसे पहुंची? सफाया कॉलेज ऐसे पहुंची कि मैंने बीटेक किया था, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ना था, तो सफाया में कोर्स था साइकोलॉजी का, तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने सोचा सच को मैं कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रही हूँ कि मुझे छोड़कर कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने वो वहाँ पे कंटिन्यू किया। तो वहाँ मैं ऐसे पहुँची। और फिर ये हिंदी पढ़ाने वाला आइडिया आपका किस सन में आया होगा, और उसके लिए आपने कैसे तैयारियां की जिससे कि वो एक आपकी आय का स्रोत जैसा बन जाए? 2011 में इसका बीज जिसको कहूँ कि बोया गया था। उसके बाद शुरुआत में तो एक ये हॉबी थी कि चलो कॉलेज जाते हैं और साइड बाय साइड कुछ कर लेते हैं। कभी ऐसा कोई सीरियस वो नहीं था कि नहीं यार इसको भी इम्प्रोवाइज़ करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसको अच्छा करना चाहिए। लेकिन एक कुछ पॉइंट्स आते रहे जहाँ जहाँ मुझे वापस इसी चीज़ पे मैं फिकती गई बेसिकली। कैसे? मैं सोफाया में थी, मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वो बाहर की अपॉर्चुनिटी थी, कनाडा की। लेकिन मेरा वीज़ा जो था वो बार बार डिनाई होता चला गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने रेजिस्टेंस और इतनी कठिनाइयाँ अभी से दिख रही हैं तो आगे जाके तो शायद ये मतलब ये मेरे लिए नहीं है, शायद इसलिए हो रहा है शायद। तो वो फिर वहाँ से लगा मुझे कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे इस पर ज़्यादा जोर दिया और ज़्यादा मैंने अपना टाइम दिया कि अगर मैं ये लेसन 1 में करती हूँ तो लेसन 21 में क्या करती हूँ, तो 21 से लेके 30 में क्या करती हूँ। तो मैंने उसको ढंग से सोचा और उसको ब्रैकेट्स में मतलब बांटा। तो फिर वहाँ से अभी तक भी इनफैक्ट मैं हमेशा कभी कहीं लाइब्रेरी में हूँ, कहीं हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ या मैं कैसे टीचिंग को मज़ेदार बनाऊँ या आसान बनाऊँ। तो वो अभी तक चल रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन अभी वो बेसिक जो मॉड्यूल है वो तैयार है। ये मॉड्यूल आपने अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत के हिसाब से बनाया होगा, क्योंकि ना तो आपके पास इसको पढ़ाने के लिए जो एक ज़रूरी डिग्री या जो तैयारी होती है, मतलब एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेट आपके पास तो नहीं था। आपको जितनी हिंदी आती थी उसी हिसाब से अब आपको सिखानी थी। तो ये जो मॉड्यूल आपने बनाया वो कैसे बनाया? मॉड्यूल मैंने कुछ किताबें उठाई जो कि बहुत ही घिसी-पिटी, टीच योरसेल्फ हिंदी, हिंदी बाय समबडी, ऐसी जो हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। वो मार्केट की जो किताबें थी उसमें मुझे लगा कि जो हिंदी है ये बोली हिंदी नहीं है,
मतलब ये ऐसी हिंदी है जो कहीं कहीं खत में लिखी जाती है या किसी अखबार में हम पढ़ते हैं, आपस में ऐसे बात नहीं करते हैं। तो जो गैप था वो बहुत बड़ा था। तो शायद उनका तरीका ठीक था, लेकिन जो वो सिखा रहे थे वो गलत था। तो मैंने तरीका थोड़ा सा अपनाया, थोड़ा सा अपना जो मॉड्यूल था, जो अपना स्ट्रक्चर था वो उसमें लगाया और दोनों को मिला के मैंने अपना मॉड्यूल बनाया। और साथ ही साथ जो भी मेरे शुरुआती क्लाइंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने हमेशा पूछा क्लास के बाद कि अच्छा आज की जो क्लास थी आपको क्या लगता है कि इसमें क्या और होना चाहिए था, या क्या जो था आपको लगा कि मेरे लिए मतलब यूज़फुल नहीं है, मुझे अगर ये नहीं भी सिखाते तो ठीक था। तो धीरे 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 मतलब बाकायदा आज एक क्लास होती है जहाँ पे बैठ के मेन्यू के आइटम समझाए जाते हैं। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि भाई लच्छा पराठा और मेथी पराठा में क्या फ़र्क होता है। तो मतलब ये एक वैलिड क्वेश्चन है, मैं कभी नहीं सोचती इसके बारे में, लेकिन किसी को नहीं पता तो नहीं पता। किस तरह के लोग हैं जो आपके पास हिंदी सीखने आते हैं? ज़्यादातर फॉरेनर्स जो हिंदुस्तान आते हैं, मुंबई आते हैं काम के लिए। कुछ लोग डिप्लोमेट्स हैं, तो अपने जो एम्बेसीज़ हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं एज डिप्लोमेट्स। उनके परिवार वाले, उनमें बच्चे, उनकी बीवी या जो भी है, कई बार इन लॉज भी। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो 70 साल के हैं, तो वो भी हैं। तो वो ज़्यादा उनको पता है कि मैं 2 से 3 साल गुजारूंगा टाइम। तो एक तरीका तो ये हो गया ऐसे रहने का कि चलो मुंबई दर्शन कर लिया, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, कहीं अच्छी जगह शॉपिंग कर लिया, बस हो गया। एक है कि एक्चुअली जाना, ट्रेनों में रहना, घूमना, कहीं ऑटो पकड़ना, कहीं बस पकड़ना। तो जब वैसी वाली जो ज़िंदगी आती है तो उसमें आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है कि हाँ मुझे बात भी करनी पड़ेगी, मुझे पूछना भी पड़ेगा कि ये बस कहाँ जा रही है, ट्रेन कहाँ जाएगी। तो वहाँ हिंदी चाहिए होती है। कितनी तक की उम्मीदें लोग लेकर आते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, और कितना टाइम आप उनके साथ गुजारती हैं जिससे कि वो उनका मिनिमम वाला कितने दिनों में पूरा हो जाएगा और मैक्सिमम वो क्या अचीव करना चाहते हैं? जी, तो मिनिमम तो ऐसा है कि बिल्कुल बेसिक बोलचाल, कि बार्गेनिंग कर लूँ, सब्ज़ी खरीद लूँ, ऑटो पकड़ लूँ, टैक्सी पकड़ लूँ, ख़त्म। जो मिनिमम है उसके लिए मुझे चाहिए 5 से 10 घंटे, उसके बाद ख़त्म। तो कई बार आते हैं टूरिस्ट आते हैं, उनको पता है हम 3 हफ्ता रहेंगे, तो वो एक पैकेज ले लेते हैं जिसमें ठीक है 10 घंटे में नीड टू नो हिंदी उनको सिखा दी जाती है। और एक आते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ कि नहीं मुझे ऐसे बोलनी है जैसे कि हर कोई इंसान बोले, उसके लिए चाहिए मुझे 25 से 30 घंटे। तो उसके लिए एक मतलब बाकायदा बैठ के एक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी, और उसके बीच में कितना गैप, कितने बजे आप क्लास करेंगे, होमवर्क क्या क्या आपका मोमेंटम रहेगा। उसके बाद वो 30 घंटे, 30 से 35, और उसके बाद भी अगर कोई बहुत उत्सुक है या मतलब उसको ज़्यादा सीखना है तो फिर हम लिटरेचर शुरू करते हैं। तो मैं उनको फिर देती हूँ प्रेमचंद की कहानियाँ, गृह शोभा, चंपक, नंदन पढ़ने के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि बच्चे यहाँ के जो सब स्कूलों में होते हैं वो हिंदी जब सीख रहे होते हैं तो उनको क्या दिया जाता है। तो कई मेरी स्टूडेंट्स हैं कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे टंग ट्विस्टर्स की, तो नेदरलैंड से हैं, और उन्होंने बोला, मैंने बोला बोलो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, लिखो और 5 बार बोलो। तो बोला उन्होंने, तो वो कर चुकी हैं 30 वाला। तो वो बस अपने आप को आगे बढ़ा रही है कि मैं एक लेवल तक पहुंच जाऊं जहां मैं नेटिव की तरह बात कर सकूं। किसी एक क्लाइंट के एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि वो आपका मॉड्यूल कैसे प्रोग्रेस करता है और कैसे आप ये जज करती जाती हैं कि जो वो एक्सपेक्ट करके आया था उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे हम लोग पहली 1-2 क्लासेस करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ मतलब कुछ ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मोमेंटम पेस ठीक जा रहा है। 5-6 घंटे बाद उनको लगेगा हाँ अच्छा वो मैं ना मार्केट में था, मुझे वो शब्द सुनाई दिया, मुझे इमीडिएटली पता लग गया वो क्या था। तो अब मतलब खुद से सुनने शुरू कर देते हैं। कुछ 5 से 10 या 15 घंटों बाद वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं, तो उनको समझ में आना अच्छा लगता है, अच्छा वो मेरा वॉचमैन हमेशा मुझे ये बोलता है। तो वो उनको खुद से लगने लग जाता है कि हाँ यार अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वो खुद ही से उनको लगता है कि हाँ मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मेरे में कितना सुधार हो रहा है, मैं कितनी चीज़ें जान पा रहा हूँ अब। तो कभी कभी आते हैं और कई बार बोलते हैं कि क्लास के बाद 15 मिनट मुझे यार ये गाना पसंद है, आप ये गाना मेरे लिए ट्रांसलेट कर देंगी क्या,
या मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था या मैंने फेसबुक पे ये देखा था, तो आप मेरे को ये बता देंगी। कभी कभी वो ऐड देखते हैं, जैसे अभी आजकल ये चल रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है, तो बोलने लगे ऊपर वाला कौन, मतलब तो ऊपर वाला तो बोले चाय वाला सब्जी वाला, ऊपर वाला कौन है। तो वो उनको समझाया कि भाई ऊपर वाला मतलब गॉड। तो वो जो ऐड है कि भाई ऊपर वाला सब देख रहा है मीन्स गॉड इज वॉचिंग अस बेसिकली। तो वो धीरे धीरे अपने आप ही ये बायलैटरली होता है कि वो एंथुजियाज्म दिखाते हैं और मैं उनको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस 1-to-1 होती हैं, तो उनके पास अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है। तो ये खुद ब खुद मतलब अपने आप शुरू हो जाता है, उसके लिए कोई ऐसी कोई क्लास नहीं होती कि अच्छा अब नहीं, वो अपने आप से होना शुरू हो जाता है। खुद एक हिंदी स्टूडेंट की तरह आप भी तो कभी हिंदी की स्टूडेंट रही होंगी। ये ठीक है कि घर में हिंदी बोली जाती है तो वो एक तरह से आपकी माँ बोली की तरह है, आपकी मदर टंग की तरह है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट उसके लिए नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर जब आप उतरती हैं तो अपनी स्कूलिंग, जिस स्कूलिंग से आपको हिंदी सिखाई गई थी, उसकी तरफ जब देखती हैं तो क्या कमियां या उसकी लिमिटेशंस या उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें पाती हैं कि अगर वहाँ पर उस जो ग्राउंडिंग अगर अच्छी हुई होती, अगर आधारशिला अच्छी रखी जाती, तो एज अ ट्यूटर आप कम चुनौतियाँ महसूस करती हैं। अपनी हिंदी पढ़ने के अनुभव को बताइए। मेरी हिंदी पढ़ने का अनुभव ऐसा होता था कि हमारे एक शास्त्री सर होते थे और हमारे शास्त्री सर अपनी एक दुनिया में रहते थे। वो एक मतलब क्लासिक हिंदी टीचर का जो रोल होता है वो निभाते थे पूरी तरह। खाकी पैंट्स में आते थे हमेशा और कहानियाँ पढ़ते थे और कविताएं पढ़ते थे। तो वो अलग एक एटमॉस्फेयर ही अलग है स्कूल का। और कई बार होता है था कि अगर क्लास में मतलब दिन में अगर 6 या 7 आपके जो क्लासेस हैं उसमें जो हिंदी अगर डबल आ गया तो मतलब 1 घंटे की छुट्टी बच्चों के लिए। तो पीछे बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, जो उनका मन करे मतलब। तो हिंदी क्योंकि आपने जैसे बोला घर पे बोली जाती है, लोगों को समझ में आती है, तो हिंदी में जो मुश्किलें आती हैं वो आती है मात्राएं, और जब आपको लिखने आते हैं ऐसे, तो वो तो ज़्यादा करके लोग रट के लिख लेते हैं। दिवाली मतलब दिवाली, होली मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो भी है। लेकिन जो एक्चुअल हिंदी, जो एकेडमिक हिंदी है, उसके प्रति एज सच मुझे नहीं लगता इतना एक्सपोजर है। वो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो शायद आपको ज़्यादा उस पर फोकस मिलेगा। तो क्लास में तो ऐसा होता है कि हाँ चलो एग्ज़ाम आ गया, हो गया ख़त्म। तो वो मेरा जो अनुभव था, मैंने तो खैर उनके काफ़ी जो लेक्चर्स थे मैं तो सुनती थी उनको। शास्त्री सर को तो मतलब मैंने हमेशा नोट्स भी बनाए उनके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर वो थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते, लेकिन वही अब क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो शायद उनको भी लगता होगा मतलब मैं कह नहीं सकती। तो वहाँ से अगर मैंने कुछ सीखा हो तो ये है कि हाँ जो हिंदी लिटरेचर है वो बहुत रिच है। अगर उसको अगर आप ढंग से देखें या पढ़ें या समझें तो जो उसमें जो कहानियाँ हैं वो हमारे जो समाज को कैसे जो दर्शाती हैं वो बहुत अच्छा है। खास करके प्रेमचंद, तो जो हिंदुस्तान पहले था, जो उसकी जो मुश्किलें थी और जो चीज़ें लोग देखते थे वो आज भी बहुत वैलिड हैं। तो वो मेरे ख्याल से मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर आपको टाइम मिले तो आप कुछ इंडिपेंडेंस की कहानियाँ या उस ज़माने के जो लोग जो लिखा करते थे उनको प्लीज़ ज़रा पढ़िए। नहीं, लेकिन आप तो वैसे बीटेक वगैरह कर रही थी, तो आप हिंदी लिटरेचर क्यों पढ़ती थी? मुझे शौक़ था। मुझे चंपक, नंदन, इनका बहुत शौक़ था। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब पढ़ना और हिंदी में नए नए शब्दों को जानना, क्योंकि लैंग्वेज और भाषा ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैं अच्छी हिंदी बोलती हूँ, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारे जो शब्द हैं इस पूरी जो लैंग्वेज में वो सब पता है, ऐसा नहीं है। कभी कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे जहाँ कुछ नया आपको हमेशा मिलेगा। तो वो शायद मुझे लगा कि मुझे तो मैं एक्चुअली अभी अंटिल रिसेंटली घर पे भी पूरा स्टैक था, चंपक चंपक चंपक, नंदन नंदन, जो इश्यूज आते हैं वो बहुत दिनों बाद फिर हमने दिए। तो वो अब मुझे लगता है कि शायद नहीं देने चाहिए थे, बट ठीक है अब दे दिए। मतलब ये कि अपनी स्कूल की पढ़ाई के अलावा जो दूसरी तरह का लिटरेचर भी है हिंदी का, वो आप पढ़ती रही, जिसने आपको आगे चलकर अपने करियर को शेप अप करने में काफ़ी मदद की। जी। लेकिन अभी यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं हिंदी ट्यूटर पल्लवी सिंह के साथ।
दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ सेलिब्रिटीज़ को हिंदी सिखाने वाली पल्लवी सिंह। पल्लवी, हमको बताइए कि देखिए जो लोग ख़ासतौर पर विदेशों से आते हैं जी, उनके लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास जेंडर वगैरह तो अपनी जगह पर है। किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो आपने कहा आ जाइए जी, अब इसमें आइए कि जाइए दोनों है जी। तो उसको ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि उससे क्या कहा जा रहा है। आइए क्योंकि इसमें आ भी है और जा भी है। तो इस तरह के कुछ व्यावहारिक अनुभव बताइए कि जो लोग हिंदी सीखने आते हैं, जिनके लिए बिल्कुल बेशक वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो जी, तो क्या कुछ ऐसे फ़नी एनेक्डोट्स हो सकते हैं जो ये समझने में मदद कर सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें नए हिंदी सीखने वालों के सामने आती हैं। जी, बहुत फ़नी, बहुत कई बार चीज़ें लोग मुझे आके बोलते हैं। जैसे मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें लिखना था अलग अलग रंगों के बारे में। तो मैंने एक कॉलम में चीज़ें लिखी और आगे आपको उसका रंग लिखना है। तो लिपस्टिक, काइट, पैंट, शर्ट जो भी है उसके आगे जो है उसके रंग आएंगे। तो उसने अपना दिमाग थोड़ा लगाया, उसने लगा मैं लिपस्टिक का भी हिंदी में लिखूंगा। उसने लिख दिया होठों की लाली। अब होठों की लाली मतलब अगर आप जाके किसी मॉल में बोलो कि मुझे होठों की लाली चाहिए मुझे नहीं लगता वो समझेगा। तो वो एक मतलब मेरे एकदम से दिमाग में आया, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और एक जैसे होता है कि कोई हार्ड वर्किंग है, अब वर्किंग हुआ काम करना और हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, दोनों में मतलब अंतर है बहुत बड़ा। तो एक उसने कोई सेंटेंस है उसने लिख दिया वो बहुत हार्ड काम करती है। तो ऐसे कई बार मुझे सबमिशंस मिलते हैं जिसमें मैं फिर देखती हूँ नहीं ये मुझे क्लास में समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नोट लिखने से बात नहीं पड़ेगी। तो वो हाँ काफ़ी बार होता है। और फिर अगर पता नहीं ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं गालियों में बहुत बार। अब जैसे लड़की को पटाखा क्यों कहते हैं, पटाखा तो मतलब बॉम्ब। या तो जो कई चीज़ें हैं जैसे मराठी में एक सेंटेंस है आथा माजी सटकली, जिसका मतलब है कि भाई मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, मुझसे बात करना मतलब मुझसे दूर हो जाओ। तो एक किसी रेस्टोरेंट में कहीं लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड आता माजी सटकली। तो वो उनको ये क्या लिखा है। तो वो कई बार मुझे वो फ़नी भी है और मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ वो चीज़ें देख रहे हैं समझने के लिए। तो वो है, होता है वो बहुत बार। देखिए, सिखाना एक ऐसा काम है जिसको सिखाते हुए आप खुद बहुत कुछ सीखते हैं जी। तो आपने क्या सीखा? क्योंकि इससे पहले जो आपको स्कूल में हिंदी सिखाई जा रही थी वो बिल्कुल अलग थी जी। और अभी एज ए ट्यूटर आपके सामने बिल्कुल अलग तरह की के चैलेंजेस हैं जी। तो इसको सिखाते हुए आपने क्या सीखा, बल्कि कहिए कि आप हर रोज़ क्या सीखती हैं? मैंने पहली बात तो अपनी इंग्लिश सुधारी, क्योंकि मेरी जो ब्रिजिंग लैंग्वेज है दोनों मतलब मुझे सिखाना है एक लैंग्वेज में
पढ़ानी है दूसरी लैंग्वेज, तो जो सिखाने की लैंग्वेज है वो एकदम सटीक होनी चाहिए कि वहाँ कुछ गलत हुआ तो आपकी जो सीखी हुई जो भाषा है वो गलत हो जाएगी। तो मेरी जो इंग्लिश है वो इसके अपने आप बहुत सुधर गई। तो जो जितने स्लैंग्स होते हैं, मतलब अमेरिकन इंग्लिश से लेके ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, सब मेरी जो है भाषा में है। दूसरा मैंने जो सीखा है वो ये कि हर किसी की ज़िंदगी बहुत अलग और बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये कि कोई विदेश में जन्मा है और किसी के पास कोई अच्छा पासपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हर चीज़ आसान थी। जो कि हाँ, मतलब एक ह्यूमन साइड के लिए देखा जाए तो हाँ, उनके लिए कई चीज़ें आसान हैं, कई चीज़ें मुश्किल है, लेकिन जो हर किसी की एक जो जर्नी है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, मुंबई में उस रेस्टोरेंट तक कैसे आए जहाँ मैं उनकी क्लास ले रही हूँ, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इतने लोगों से मिलती हूँ हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मतलब हम्बलिंग लगती है कि कितने तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी सेम ही है, सेम ही मुश्किलें हैं। मतलब पैसा कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, ये है वो है, तो सबके लिए एक ही, हाँ अलग भाषा बोलेंगे, दिखने में अलग है ऑब्वियसली, या अलग देश से हैं, अब उम्र सबकी अलग है, लेकिन सबके मतलब मुश्किलें ऑलमोस्ट सेम हैं। और दूसरा मैंने जो सीखा है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अलग कामों से हैं, जो वो काम करते हैं उससे जो मुझे इंसाइट्स मिलते हैं वो शायद मुझे और किसी जॉब में नहीं मिलते। मतलब मेरा एक जो स्टूडेंट है वो एक फिल्म डायरेक्टर है, मेरी एक स्टूडेंट है वो एक एनजीओ में काम करती है, कोई तीसरी स्टूडेंट है वो यहाँ पे है किसी प्रोजेक्ट में किसी बड़ी कंपनी के साथ। तो जो उनका जो सोचने का तरीका है और जिस तरीके से उसको लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं वो मेरे लिए देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और कई बार आपको ये भी लगता है कि चूँकि जो भाषा आपको मिली हुई है तो उसको आप इतना जिसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, और उसका हम उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते जिससे कि सभी शब्दों के ठीक ध्वनियाँ निकलें। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो दूसरे लोग सीखते हैं बाहर से आकर, वो भाषा को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं जी। इस पर क्या है आपका अनुभव? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो कई मेरे खास करके मुंबई में कई मेरे जो एज ग्रुप में या जो मेरे जैसे लोग जो हैं वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, वो जानबूझकर हिंदी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी बोलने से कोई मतलब सेंस नहीं है। उनका जॉब जो भी है, जो भी वो काम है, जो भी अलग चीज़ है, लेकिन वो कॉन्शियसली अपनी जो आम मनरा की ज़िंदगी है उसमें हिंदी को कम करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ एक ये बढ़ता एक कैटेगरी है जिसमें लोगों को हिंदी सीखनी भी है, समझनी भी है, जाननी भी है, बोलनी भी है। तो ये बिल्कुल पोलराइज्ड है, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि बॉम्बे से बाहर निकले नहीं तुम 1 किलोमीटर, सब कुछ हिंदी है भाई, किसी दुकान से लेके सिगरेट में मतलब हिंदी में लिखा है। तो वो कैसे उसको उनको लिए बहुत चैलेंजिंग है वो, लेकिन शायद हमें नहीं दिखता है। तो जिस एंथुजियाज्म से मतलब उसमें उनका जो है कि हमें सीखनी ही है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ाना बहुत पसंद है ऑब्वियसली। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ये लोग भी जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आप निकलिए, अब जैसे ही आप अपने जो शहर के जो दायरे से बाहर निकलेंगे सब कुछ हिंदी है, बॉलीवुड पूरा हिंदी है, तो वो आई थिंक वो तो अनअवॉइडेबल है। तो वो मेरे को हम्बलिंग लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास जो ऑलरेडी है हम उसको कितना नकार रहे हैं, और जो बाहर से कोई आ रहा है वो उसको कितना स्वीकार रहा है और कितने अच्छे तरीके से स्वीकार रहा है। उसने कहीं से मुझे ढूंढा, मुझसे फ़ोन पे बात करी, ईमेल किया, और मतलब कैसे ना कैसे उसने ठाना कि मैं इससे मिलूँगा और मैं इससे हिंदी सीखूँगा। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब हमको ये बताइए कि इस काम को, ये काम आप करती हैं, इस बात को आप कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं जिससे कि कोई आदमी आपको अप्रोच करे? मेरा एक फेसबुक पेज है, मेरी एक वेबसाइट है, और काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फीडबैक छोड़ कर गए हैं मेरी वेबसाइट पर। तो उससे काफ़ी जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब बाकी लोगों ने बोला है तो शायद ये ठीक ही होगी। तो रीच की जहाँ तक बात है, वो आई थिंक अभी ऐसा हो रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ और ऑनलाइन पब्लिसिटी दोनों साथ में चल रहे हैं। कभी कभी एक आता है कि अच्छा मुझे मेरी फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था, आप हिंदी सिखाती हैं क्या? और कई बार होता है अच्छा मैं गूगल कर रही थी तो मैंने आपका कहीं नाम देखा।
तो वो दोनों तरफ से आ रहा है। शुरू में तो मुश्किल थी, कोई जानता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ईमेल्स और वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। आप करीब आपको 4 साल हो गए इसको पढ़ाते हुए? 5वां लग गया जी। इन 5 वर्षों में अगर नाम लेना हो तो किन किन लोगों को आपने हिंदी सिखा दी होगी और आपको अच्छा लगता है कि अब हमारे सिखाए हुए लोग हिंदी बोलते हैं? जी, पहले तो होंगे लेखक विलियम डैलरम्पल, जो कि यूके से हैं और 6 महीना वो हिंदुस्तान में रहते हैं और 6 महीना बाहर रहते हैं। दूसरी होंगी जैकलिन फर्नांडिस, जो कि श्रीलंकन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। सलमान खान के साथ उनकी एक मूवी बहुत फेमस भी थी। तीसरी होंगी एक नाटली डिल्यूशो करके, इटालियन कैनेडियन, जो कि ए रहमान के साथ गाने गाती हैं। और अभी जो हाल ही में जुड़ी हैं वो है लुसिंडा निकोलस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो अपने देश में मिस ऑस्ट्रेलिया थी। तो अभी वो बॉलीवुड में छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, तो अभी वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तो इस तरह से और भी क्लाइंट्स आते जाते हैं और आप उनको सिखाकर उसमें आपको अपनी तरह का एक सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, मेरा ख्याल है। तो क्या इससे इतनी कमाई हो जाती है कि जिसे आप अपना मुख्य प्राइमरी एक एग्जिस्टेंस का प्रोफेशन बनाए हुए हैं? जी, शुरू में मुश्किल थी, शुरू में नहीं था, शुरू में मुश्किल होती थी क्योंकि कई बार क्लासेस शेड्यूल हुई लेकिन नहीं हुई तो मुझे पैसे नहीं मिले। कई बार क्लासेस भी हो गई, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिले। तो वो एक जो बिज़नेस साइड जो होता है, मैं एक टीचर भी हूँ लेकिन मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो जो बिज़नेस जो साइड था वो धीरे धीरे उससे रिफाइन हुआ। तो पहले पॉलिसीज़ नहीं थे, अब पॉलिसीज़ हैं। पहले स्ट्रक्चर नहीं था, अब थोड़ा स्ट्रक्चर है। तो वो अभी इस वक्त ऐसा हो गया है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, मेरे पास टाइम कम है उनको सिखाने का, तो मेरे पास क्वेरीज ज़्यादा हैं और मैं अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ इतना। तो मैं हमेशा कि अब क्या आप 2 हफ्ते में एक घंटा कर सकते हैं, क्या आप शनिवार को क्लास करेंगे, आपके लिए ठीक है? तो वो थोड़ा हो रहा है। तो पैसा तो अब ऐसा हो गया कि वो बाय प्रोडक्ट हो गया है। शुरू में तो पैसा एक मोटिव था, एम्बिशन था, अब वो बाय प्रोडक्ट हो गया है। तो अब जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल, जैसे शुरू में जब स्टूडेंट होते हैं आपके पास पैसा कम होता है तो तब 5-10 रुपए का भी हिसाब था, लेकिन अब 5 मेरे 10 कहाँ और कहाँ वो मुझे पता नहीं होते चेंज। तो वो चेंज एक ग्रेजुअली आता है खुद में ही। तो अभी 2 साल पहले अगर मैं 5-5, 6-6 भी गिनती थी तो अब मैं नहीं गिन रही हूँ। और इस काम के लिए आपने कोई एक सेंट्रल प्लेस बनाया हुआ है जहाँ सबको बुलाती हैं या उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन तक जाती हैं? जो लोग ऑफिस में हैं वो ऑफिस छोड़कर नहीं आ सकते, तो कभी लंच या कुछ में मुश्किल से 30 मिनट या 40 मिनट निकलते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप कहीं बाहर जाके वापस आ जाओ। तो अगर प्राइवेट क्लाइंट्स हैं तो वो एक बैंड्रा में एक जगह है, वहाँ पर एक कैफ़े में एक कॉफ़ी के साथ क्लास होती है। और अगर कोई ऑफिस में है या कोई एम्बेसी में है तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ। तो मिक्स है। मतलब आपने अपना कोई बिजनेस स्पेस नहीं रखा हुआ है जहाँ कोई आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और वहाँ क्लास करेगा और क्लासरूम जैसा माहौल होगा, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, व्हाटएवर? नहीं, क्योंकि वो चाहिए नहीं लोगों को, क्योंकि वो अगर दिन भर काम करके आ रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि फिर से एक कमरे में घुस जाएं जहाँ पे 4 दीवारी हो और एक लाइट जल रही हो और उनको कुछ करना हो। वो चाहते हैं कोई आराम माहौल जहाँ पे इतना कुछ स्ट्रेसफुल नहीं हो। तो अगर एक आराम से कैफ़े में बैठ के आप चाय लेके या किसी कैंटीन में बैठ के कॉफ़ी लेके क्लास कर सकते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा एक रिलैक्स्ड उनको वो चाहिए, तो वो दोनों के लिए काम करता है। और इस तरह से अब इन 5 वर्षों के बाद मुंबई में रहने और काम करने का यही एक अकेला उद्देश्य आपका है? जी, क्योंकि इस काम ने ना ही मुझे शोहरत दी है, इसने मुझे पैसा भी दिया है, जो कि मतलब ना ही सिर्फ मेरे ख्याल से बहुत लोगों का एक मोटिव होता है, बहुत ज़रूरी है पैसा। और तीसरी चीज़ एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ, जो मतलब हम लोग जैसे स्कूल में होते हैं तो वो IIT और IIM का जो एम जो है बहुत ही स्टैंडर्ड सबके लिए। तो अगर हम IIT में नहीं है तब भी हम कुछ हैं, तब भी हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है जो कहीं ना कहीं उसको इतना वो शाइन कर रहा है कि वो अपने आप ही आगे बढ़ रहा है। तो हमारे पीछे कोई ठप्पा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक जो चीज़ है इंटरनली वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है कि हाँ नहीं, हमारे पास ये डिग्रियाँ नहीं हैं। कई लोग बुलाते हैं कई बार टॉक्स में, कई एज ए स्पीकर, तो कोई इंट्रोडक्शन होता है तो अगर 5 लोग हैं तो सब उसमें से 4 लोग बोलेंगे आई वॉज स्टडिंग इन लंदन, आई वॉज स्टडिंग इन न्यूयॉर्क। मैं जाके बोलती हूँ आई वॉज स्टडिंग इन मुंबई।
तो वो एक जो इंटरनल खुशी होती है कि नहीं यार, मैंने भी मतलब अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इन लोगों के साथ, तो कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो चल रहा है और जो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वो जो एक चीज़ अपने आप खुद आई है ना, वो मैंने प्रिडिक्ट करी थी, लेकिन वो क्योंकि वो है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो काफ़ी लोगों को चुप करा देती है और काफ़ी लोगों को दिखा देती है, दोनों चीज़ें हैं उसमें। हिंदी को सिखाने के लिए वैसे भी मतलब बीते 60-70 वर्षों में खुद देश में सरकारों ने भी और अलग अलग स्वतंत्र संस्थाओं ने भी बहुत कोशिशें की हैं और उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल तैयार किए हैं। उनकी तरफ भी कभी आपकी नज़र गई है? जी, आगरा में एक संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। जी, पुणे में यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्थानें हैं, शायद इनका जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं अब मतलब कहीं कुछ रह गया है पीछे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं, संस्थानें बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ मुझे इतनी कोई शिद्दत नहीं दिखती है। मैं कभी देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, कभी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो वहाँ से वो इतना मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। कई बार ईमेल्स कोई चेक नहीं करता, तो फ़ोन करती हूँ तो ऑफ़िस में कोई नहीं है, ऑफ़िस में ब्रेक है, चाय हो रहा है, कुछ भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बना तो लिए, मतलब बने तो हैं, वो हैं तो ज़रूर, लेकिन वो कितने अच्छे हैं और क्या कर रहे हैं वो एक बड़ा अलग क्वेश्चन है। तो वो मेरे लिए तो वो मेरे लिए थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना, मुझे अभी तक कुछ सीखने को नहीं मिला वहाँ से। तो बातचीत हम ख़त्म करें उससे पहले पल्लवी, हम ये चाहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को आप सिखाती हैं, कैसे सिखाती हैं, उसके लिए क्या क्या तरीक़े अपनाती हैं जिससे कि वो कुछ 7-8 घंटों में कई बार और कई बार 24-25 घंटों में कोई चीज़ पूरी हो जाती है, इस प्रोसेस को आपके साथ समझना चाहते हैं। जी, कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, मेरी ये फ्लैश कार्ड्स फाइल है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग फ्लैश कार्ड्स हैं। हर फ्लैश कार्ड का जो सेट है वो एक अलग अलग टॉपिक को टारगेट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मूवीज़, तो इसमें क्या है, इन चिट्स पर मूवीज़ के नाम लिखे हैं। जैसे कि जो पहला आपका शायद जो दिख रहा है वो है टाइटैनिक। तो मेरा जो स्टूडेंट है वो चिट को उठाएगा और मुझे हिंदी में समझाएगा कि ये मूवी कौन सी है। वो मुझे बताएगा नहीं कि उसके पास क्या चिट है, वो बताएगा कि इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा जहाज़ डूबा था, या ये पिक्चर एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, या जो भी उसको बोलना है। तो मैं उसके हिंट्स से ये गेस करूँगी कि ये उसकी जो फिल्म है ये कौन सी है जो उसकी चिट पर लिखी गई है। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, टाइटैनिक है, हैरी पॉटर है, मतलब अलग अलग, ताकि हर बार जब एक कोई चिट मिले तो वो उसको सोचने को मजबूर करे कि कहानी कैसे बताई जाती है। और बाकी जो है जैसे पोजेसिव्स हैं, जैसे जो हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनके लिए। फिर आपके वर्ब्स हैं, खाना, बनाना, जाना, सोना, करना। उसके बाद आपके नंबर हैं, गिनती है, 950 को कैसे बोलिएगा या जो भी है। उसके बाद आपके रंग, सो इसको अगर हम उठाते हैं तो कलर ऑफ योर फ़ोन। तो स्टूडेंट सोचेगा कि पहली बात तो मेरे फ़ोन का कलर क्या है, उसके बाद बताएगा कि अच्छा मेरा फ़ोन काला है। तो ऐसे ही अलग अलग फ्लैश कार्ड्स हैं, उन पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, तो काफ़ी मज़ेदार हैं एक्चुअली। कलर ऑफ योर हेयर, फेसबुक कलर, कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस, कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक। तो देखिए जैसे कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक में वो कई लोग सोचते हैं बियर, कई लोग सोचते हैं जूस, कई लोग सोचते हैं पानी, कई लोग सोचते हैं शरबत। तो उसमें काफ़ी मज़ेदार आंसर मुझे देखने को मिलते हैं, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये एक्सरसाइज करते हुए मेरे स्टूडेंट्स के साथ। और ऐसे ही बाकी और एक और जैसे मैंने मूवीज़ का बताया, वैसे ही एक है एक जिसमें फ्लैश कार्ड्स हैं टीवी शोज़ के ऊपर। तो जैसे मैं अगर ये वाला उठाऊं तो इसमें है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक अमेरिकी टीवी शो है। तो उससे होता ये है कि मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि फ्रेंड्स क्या है, किस बारे में बात हो रही है। तो उनके लिए आसान है बताना कि इसको समझाएं कैसे। अगर मैं उनको लिख दूँ कसौटी ज़िंदगी की,
तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उन्होंने शायद कभी देखा ही नहीं है कसौटी ज़िंदगी की। सो फ्रेंड्स में वो लोग बोलते हैं कि ये 6 दोस्तों की कहानी है, ये 6 दोस्त न्यूयॉर्क में रहते हैं, इसमें से 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, या वगैरह वगैरह। तो मेरा काम दोबारा वही है, मुझे गेस करना है कि उनके पास कौन सा टीवी शो है हिंदी में। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है ब्रांड्स के बारे में। तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये भी है कि जो मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊं कि हिंदुस्तान में कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे अगर मैं इसको उठाऊं तो जो पहला जो मुझे दिखता है वो है डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट। तो इसका जो मकसद है वो है कंपैरिजन या भेदभाव या जो भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा हट में क्या अंतर है। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा हट से अच्छा है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है, साफ़ है, गंदा है, स्वादिष्ट है, जो भी है। तो अलग अलग ब्रांड्स को यूज़ करते हुए सैमसंग या नोकिया, मैकडॉनल्ड्स या KFC, तो ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी लोग इसके बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स और KFC दुनिया में हर जगह ही हैं, तो सबको इनके बारे में पता है। ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स हैं। और आखिरकार मैं ये दिखाऊंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जो वो होमवर्क देते हैं वो अनअप्रिशिएटेड नहीं जाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत मज़ेदार स्टिकर्स देती हूँ ताकि उनका जो है मन लगा रहे। तो मेरे काफ़ी कुछ ऐसे स्टिकर्स हैं, जैसे अगर आप ये देखिएगा तो इसमें अलग अलग मैसेजेस हैं। तो हर होमवर्क के बाद उनको कभी गुड जॉब या कभी राइट ऑन या जो भी है ऐसे स्टिकर्स दिए जाते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने जो ये मेहनत करी उसका मुझे कुछ मिला, मुझे उसके लिए कुछ अप्रिसिएशन मिला। तो वो जितने होमवर्क सबमिट करेंगे उनको उतने स्टिकर्स मिलेंगे, और या 10 स्टिकर्स के बाद उनको एक छोटा सा इनाम मिलता है महीने में। तो इस तरीके से मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरे हिसाब से काफ़ी मनोरंजक और मज़ेदार है। ये जो है इसको मैं बोलती हूँ धारावी मेड टेंस मॉड्यूलेटर। धारावी मेड इसलिए क्योंकि ये जो है ये गत्ते से और लकड़ियों से और टेप से बना है, तो ये बहुत बेसिक है लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब मैं, तुम, ये, वो, आप या हम, जो भी जिसके बारे में भी बात हो रही है। फिर हमारा आता है वर्ब यानी कि जो आपका एक्शन है, जाना, करना, सोना, पीना, खाना, जो भी है। तो हमें कैसे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं अलग अलग टेंस में, ये दर्शाता है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आई ड्रिंक टी, ये मुझे हिंदी में बोलना है, तो मैं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे जब पता है तो मैं बोलूँगी मैं चाय पीती हूँ। अब किसी विदेशी को अगर ये बोलना है तो कैसे समझे। तो अगर मैं बोलती हूँ मैं आई ड्रिंक टी, तो ये मेरी है हैबिट, तो ये मेरा हुआ हैबिचुअल टेंस। ठीक है, तो मैं शुरू करूँगी आई से क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट हूँ। तो मैं, उसके बाद मेरा वर्ब पीना, पीना में से मैं हटाऊँगी ना को, सो बचेगा पी। तो मैं पी, यहाँ पे आऊँगी क्योंकि ये हैबिचुअल टेंस है तो मैं बोलूँगी ती, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ या फेमिनिन हूँ। तो मैं पी ती, फिर मैं कहूँगी हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट की हैबिट की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेंसेस में अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको अगर ये विजुअली याद हो जाए और ये शब्द याद हो जाएं तो आप किसी भी टेंस में कोई भी हिंदी वाक्य बना सकते हैं। तो पल्लवी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल एक अलग तरह का प्रोफेशन है। मैंने तो फिल्मों में सुना था कि लोग डिक्शन वगैरह सिखाने के लिए डिक्शन सुपरवाइज़र और लैंग्वेज सुपरवाइजर्स तो होते हैं, लेकिन फिल्मों से अलग भी प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को आप हिंदी सिखा रही हैं, जिससे हिंदी की तो सेवा हो ही रही है और उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव करियर भी लोगों के सामने आ रहा है। अगर हम बिल्कुल आखिर में आपसे ये पूछें कि ये जो आपने काम चुना उसमें क्या चीज़ और ऐसी होती जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती और जिससे अभी आप और ठीक से इस काम को कर पाती? मेरे लिए फ़िलहाल अगर कुछ प्रोग्राम्स होते कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब दुख की बात ये है कि इंडिया में इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा ज़ोर है कि टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश डिप्लोमा, इंग्लिश सर्टिफिकेट, स्पीक इन इंग्लिश, ये सब कोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए
एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में बाकायदा कोई कोर्स नहीं है आज की डेट में। तो अगर वो मुझे कुछ करना है ऐसा, टीचिंग हिंदी एज अ फॉरेन लैंग्वेज या टीचिंग हिंदी, डिप्लोमा इन टीचिंग हिंदी, ऐसा मेरे लिए फ़िलहाल इंडियन यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है। तो वो एक थोड़ी दुख की बात है। ऐसा नहीं कि लोग पूछते हैं, लेकिन हाँ, कहीं अगर कुछ होता तो मैं उसको ज़रूर करती। तो उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को सुनने के बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो दूसरे लोग जो चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं वो इस तरफ गौर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी कि आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये थी पल्लवी सिंह जो कि मुंबई में सेलिब्रिटीज़ को और विदेशी पर्यटकों को हिंदी सिखाती हैं। कुछ कहना चाहते हो आज के इस गुफ्तगू प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।